हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 17 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। जैसा कि आप सभी ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है, तो जो आपकी प्लेसेस इन न्यूज़ है उसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो जो प्लान है वो ऐसे रहेगा कि जैसे आपका मैपिंग हो गया या फिर जो प्लेसेस इन न्यूज़ है इनको हम लेक्चर की बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया करेंगे, और जो हम डिस्कस किया करते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको बिल्कुल लेक्चर के एंड में डिस्कस किया करेंगे, ताकि बीच में लेक्चर का फ्लो ब्रेक ना हो और जिसको नहीं देखने वो इसको स्किप भी कर सकता है। बट अदरवाइज ट्रस्ट मी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल करने होने वाले हैं, तो आप इसको भी जरूर देखा कीजिए। तो इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। अब देखो, कुछ लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर काफी डर लग रहा है, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है। तो देखो, एक सिंपल सा मैं आपको कोट बताता हूँ। पुअर, या रादर आई शुड से प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये किसी ने मुझे 5P सेंटेंस बताया था एक बार। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी ना और उसको हमने अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया होगा, तो परफॉर्मेंस खराब नहीं जाएगी। तो जैसे आप मान के चलो, आज से हमारे पास 70 डेज है नियरली प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतने दिन है। तो अगले 2 महीने जैसे आप लोग डेली प्रीलिम बूस्टर में हमारे साथ जुड़ोगे, तो अगर आप इसको कंसिस्टेंटली देखते रहोगे ना, तो ट्रस्ट मी, जैसे हाँ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे खासे कर दिए होंगे, प्लेसेस इन न्यूज मैपिंग अच्छी खासे कर रही होगी, तो इसको या तो एक एंड पे रिवाइज भी करते रहो, प्लस साथ ही साथ इनके जो भी आपको होमवर्क दिया रहा है उनको करते रहो। बाय द एंड ऑफ दिस 2 मंथ्स आप ऐसा नोटिस करोगे कि काफी सारी हमने चीजें पढ़ ली हैं, स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज कर लिया है, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स थे वो तो हम करते ही जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस होना, कंसिस्टेंसी होना एंड एक तरह से प्लानिंग के साथ काम करना, दिस विल हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग योर पुअर परफॉर्मेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड आप सभी की जो भी इनकंसिस्टेंसी रहती है ना कुछ स्टूडेंट्स की, वो आप उसको छोड़कर जो भी होमवर्क दिया जा रहा है डेफिनेटली उसको करोगे, एंड रेगुलरली बेसिस पे इसको अगर वॉच करोगे तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जाम को दे पाओगे। आई बात समझ में? चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप जानते हो 17 मार्च है, तो आज शाम को आप सभी को 6 बजे शिवम सर के साथ जुड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके शिवम सर डिस्कस करेंगे कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी को क्रैक करना इम्पॉसिबल है या नहीं है। तो बहुत सारे इंसाइट सर देंगे इसमें अंदर। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे भी सर क्लियर कर देंगे। तो मेक श्योर आप आज शाम 6 बजे सर के साथ जुड़ जाइएगा। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दिया है। एंड दूसरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, 19 मार्च को यानी कि परसों आपका टेस्ट भी है एनसेट आईएएस का। तो मेक श्योर आप इसके लिए भी रेडी होंगे। तो इसका कमेंट्स के अंदर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ताकि इसके लिए भी आप रेडी रहिए। तो ये आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो 9 AM से लेकर 7 PM के बीच में। चलिए, आज का आप द इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हो। थोड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ है तो इतना डिस्कस नहीं करेंगे हम इसको। एंड सिमिलरली द हिंदू के अंदर भी आप ये न्यूज़ को देख सकते हो। तो जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, वन कंट्री टू सिस्टम्स का, कि कौन सी कंट्री के साथ लिंक्ड है, तो देखो इसका आंसर है, दरअसल में ये बात हो रही है चाइना की। थोड़ा मैं मैपिंग की तरफ आपको लेके चलता हूँ। थोड़ा मैप मुझे प्रॉपर मिल नहीं पाया, तो थोड़ा छोटा सा मैप है, बट आप इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले क्या होता था। कि दो जगह की मैं बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ हांगकांग की, एक बात कर रहा हूँ मकाओ। अब ये जो पर्टिकुलर दो रीजन है ना, ये चाइना के अंडर नहीं हुआ करते थे। दरअसल होता क्या था, जो हांगकांग था ना, वो आता था हमारा ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर कह लो। ठीक है, और जो मकाओ था ये था पोर्टुगीज ऑक्यूपेशन के अंदर। पर बाद में क्या हुआ, बाद में ऐसा देखा गया कि इनको चाइना को दे दिया गया। ठीक है, एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 1997 के अंदर हांगकांग रिटर्न कर दिया गया चाइना को। रिटर्न वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, देखो पहले ये चाइना का ही पार्ट थे, बट बाद में आपको ना देखने को मिलेगा, जैसे फर्स्ट ओपियम वार हो गया। ठीक है, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अपने ओपियम वॉर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट ओपियम वार के टाइम पर क्या हुआ ना, ये हांगकांग का जो कंट्रोल था ये ब्रिटेन के पास में आ गया। इन अ सिमिलर मैनर बाद में पोर्टुगीज का भी मतलब ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलता है ऑन मकाओ फ्रॉम 1557। तो बाद में 1997 में क्या हुआ, ये जो हांगकांग था ये ट्रांसफर कर दिया गया चाइना को। एंड सिमिलरली जो मकाओ था उसको भी वापस से ट्रांसफर कर दिया 1999 में चाइना को। तो इस तरह से हांगकांग और मकाओ चाइना का ही पार्ट है। पर क्योंकि देखो इतने साल से अलग अलग सिस्टम यहाँ पे चल रहे थे, चाइना जैसे हांगकांग के अंदर आपको ब्रिटेन का सिस्टम देखने को मिलता है, मकाओ के अंदर थोड़ा पोर्टुगीज सिस्टम देखने को मिलता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक तरह से एक बेसिक लॉ बना दिया।
कहने का मीनिंग क्या है, जैसे आप नोटिस करते हो ना, चाइना के अंदर आपको बिल्कुल जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये नहीं देखने को मिलेगी। बट इन केस ऑफ हांगकांग ये आपको देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में? यहां पर जैसे हांगकांग की आपको खुद की करेंसी देखने को मिल जाएगी, खुद का अपना इकोनॉमिक सिस्टम, खुद का अपना लीगल सिस्टम, ये हांगकांग के अपने आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हुआ क्या, देखो कंट्री एक ही है पर सिस्टम दो चल रहे हैं। समझ रहे हो किस तरह की फ्रीडम्स है दोनों के पास, किस तरह के करेंसी, इकोनॉमिक सिस्टम, लीगल सिस्टम, ये अलग अलग है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, चाइना की। और दो सिस्टम्स मतलब जो दो सिस्टम्स कहाँ पे एप्लीकेबल है, जो मतलब एक तरह से वो हांगकांग और मकाओ के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। इसलिए इनको SAR भी बोलते हैं। सर SAR क्या है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स। तो ये हो गया वन कंट्री टू सिस्टम्स के बीच में। और ये जो एक ना यहाँ पे टर्म कई बार आता है, दैट इज बेसिक लॉ। ये जो बेसिक लॉ है ना, ये एप्लीकेबल रहेगा अपना यहाँ पे हांगकांग के अंदर टिल 2047 और मकाओ के अंदर 2049। समझ आया कि यहाँ पर इसी तरह से वर्क करता रहेगा जैसे अभी चल रहा है। इसके बाद क्या होगा सर, 2047 के बाद किसी को नहीं पता। देखो 2049 के बाद मकाओ के अंदर क्या होगा अभी नहीं पता। पर अभी ये सिस्टम चल रहा है, बेसिक लॉ वाला सिस्टम, कि क्या क्या चीजें हैं। और वन कंट्री टू सिस्टम का भी आप मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे। अब कल के लिए सर कौन सी प्लेसेस इन न्यूज हमें देखनी है, आपको बताना है कि मैकमोहन लाइन कौन सी कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, एक्चुअल में ना इसके रिगार्डिंग काफी मुद्दा चला है पिछले 6 महीने, 7 महीने या 1 साल के अंदर भी। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे इस मुद्दे को। पर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे मैकमोहन लाइन किन कंट्रीज के बीच में है, और इसकी मैपिंग करने की भी आप कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होमवर्क क्या है आज, कि राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन विच ऑफ दीज मैटर्स। तो इसको आप कोशिश करना, इसको काफी डिटेल में हम कल के लेक्चर में अच्छे से समझ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब CAPF से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अभी एक्चुअल में हुआ क्या है ना, जो CAPF पर्सनल के अंदर ना बहुत सारे हमें सुसाइड्स देखने को मिले हैं। जैसे नियरली 436 पर्सनल ने पिछले 3 साल के अंदर अपनी लाइफ एंड कर दी है बाय द मीन्स ऑफ सुसाइड। अब हुआ क्या है इसके लिए, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने एक तरह की टास्क फोर्स देखी है ताकि हम कैसे सुसाइड्स को रोक पाए CAPF पर्सनल के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें देखो CAPF की आखिर मीनिंग क्या है CAPF का, तो यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल 7 सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। सर ये कौन कौन सी हैं, देखो ये हैं, ये सारी एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात कर लो, BSF। अब BSF की जब भी बात होगी ना, तो ये बॉर्डर को गार्ड करती है। सर कौन से बॉर्डर को, एक तो देखो हो गया इंडो पाकिस्तान, और दूसरा हो गया इंडिया बांग्लादेश। अब देखो याद भी मैं आपको यहीं पर करवा रहा हूँ, बाद में रटने की जरूरत नहीं है। अब कुछ सोचो ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान करके। तो यहाँ पर BSF दोनों को गार्ड करती है, इंडिया पाकिस्तान वाला भी और इंडिया बांग्लादेश वाला भी। इसी तरह से आप देखो, जो नेपाल हो गया हमारा या भूटान हो गया, ये बड़े ही हमारे फ्रेंडली नेबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो बड़ी आसानी से भी जा सकते हो, काफी बॉर्डर एक तरह से खुले ही हुए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डेफिनेटली है यहाँ पे भी, बट काफी हद तक बॉर्डर्स में यहाँ पे ओपननेस हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी फोर्स आती है, सीमा सशस्त्र बल। ठीक है, SSB। ध्यान रखना SSB यहाँ पर आ जाती है। एंड अकॉर्डिंगली जो BSF है वो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर्स पे देखने को मिलती है। इसी तरह से बात कर लो किसकी, AR, असम राइफल्स की। असम राइफल्स हमारी आती है कौन सी कंट्री के साथ, यहाँ बात हो रही है म्यांमार बॉर्डर वाली साइड। ठीक है, असम आप खुद जानते हो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना एंड इंडिया म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना, ये असम राइफल का काम है। इसके अलावा भी देखो अलग अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। खुद सोचो तिब्बत की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसका बॉर्डर होगा, चाइना के साथ। ठीक है ना, तो ये मेजर आपको देखने को मिलेंगी, बाकी और भी मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। बट अदरवाइज ये चारों का आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। असम राइफल का ना कई बार डुअल कंट्रोल की भी हम बात करते हैं, जैसे MHA हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसकी MHA के अंदर आती है, ऑपरेशन कंट्रोल हमारा इंडियन आर्मी के अंतर्गत आता है। ठीक है, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। जैसा मैंने आपको बता भी रहा था, नाम से ही नॉर्थ ईस्ट है, असम आता है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इंडियन म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करना, इसका काम बन जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो आप समझ चुके हो, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की यहाँ पे बात हो रही है। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर एज वेल एज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉय रहती है। एंड
दिस इज द लार्जेस्ट डेडिकेटेड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इन द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। एसएसबी का मैंने आपको बता ही दिया, सशस्त्र सीमा बल का हुई, इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी तरह से ना जैसे सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, देखो आपके अलग अलग पीएसयूज हो गया और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, इनके ऊपर भी तो आप सिक्योरिटी देखते हो नहीं देखते हो? बिल्कुल देखते हैं। इलेक्शन के टाइम पे सिक्योरिटी, वीवीआईपी प्रोटेक्शन हो गया, ये सारे है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उसी तरह से एक रिजर्व फोर्स भी होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपके रैपिड एक्शन फोर्स हो गया, कोबरा हो गया, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये भी सीआरपीएफ इसके अंदर ही हमें देखने को मिल जाती है। इसी तरह से ये लार्जेस्ट है, ध्यान रखना, सीएपीएफ यूनिट्स में से, ठीक है। सीएपीएफ के अंदर ही सबसे लार्जेस्ट कौन है? सीआरपीएफ। आईटीबीपी का भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर बात किसकी होती है? चाइना बॉर्डर की, तो ये भी यहाँ पे हम समझ गए हैं। इसी तरह से एक होती है एनएसजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दरअसल में क्या है? ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है, ठीक है ना। टेररिज्म को टैकल करने के लिए एनएसजी काम करती है, और इसको आप ब्लैक कैट्स के नाम से भी जानते हो। तो ये हो गया हमारा सीएपीएफ के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज यूरेशियन ऑटर। देखो इस तरह से दिखता है, आप पिक्चर के अंदर यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। अभी देखो इसका ना हमें फोटोग्राफिक रिकॉर्ड देखने को मिला है। सर कहाँ देखने को मिला है? नीरू स्ट्रीम है एक, चेनाब रिवर की, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है। तो सर इतना अच्छा क्या बात है। तो इससे हमें पता क्या पता लगा? इससे हमें पता लगा कि भैया यहाँ पे का पानी साफ है। सर समझ नहीं पाए। देखो कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साफ पानी के अंदर ही देखने को मिलते हैं, जो गंदे पानी के अंदर देखने को नहीं मिलते। उनमें से एक ये है यूरेशियन ऑटर। तो अगर मान लो कि यूरेशियन ऑटर हमें यहाँ पे देखने को मिला है इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, क्या मीनिंग होगा इसका? इसका मीनिंग सिंपल सा ये है कि भैया नीरू स्ट्रीम भी साफ है, या नीरू स्ट्रीम का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा तो डेफिनेटली साफ है, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं साफ पानियों के अंदर ही देखने को मिलता है। तो एक बात ये भी आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, यूरेशियन ऑटर के बारे में। ये एक एल्यूसिव सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है। सर इसका क्या मीनिंग? एल्यूसिव का मतलब होता है कि इसको भैया ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो ये। सेमी एक्वेटिक, सेमी एक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है? कि आपको कुछ टाइम ये पानी के ऊपर और कुछ टाइम लैंड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो सेमी एक्वेटिक ना, एक्वेटिक तो होता है पानी में, तो सेमी एक्वेटिक मतलब कुछ टाइम पानी में कुछ टाइम लैंड में। कार्निवोरस का मीनिंग क्या है? जो मांस खाते हैं, एक तरह से जो मीट के ऊपर सस्टेन करते हैं। तो यूरेशियन ऑटर ये सारी चीजें करता है। अकेले रहना ज्यादा पसंद है इसको, और इसके और भी काफी सारे नाम है। यूरोपियन ऑटर कह लो, यूरेशियन रिवर ऑटर, कॉमन ऑटर, ओल्ड वाटर, सॉरी ओल्ड वर्ल्ड ऑटर, ये हो गया। साइंटिफिक नाम इसका लुट्रा लुट्रा है, ठीक है। और ये क्या है? एक तरह की फ्लैगशिप स्पीशीज है एंड इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी एक्वेटिक हैबिटेट। अब इंडिकेटर ऑफ हाई क्वालिटी एक्वेटिक हैबिटेट, इसका क्या मीनिंग? अभी बताया ना, हाई क्वालिटी एक्वेटिक हैबिटेट मतलब पानी वहां का अच्छा है, सारा हैबिटेट वगैरह काफी अच्छा है। तो ये उसी को इंडिकेट करता है एक तरह से, कि अगर इसकी प्रेजेंस है तो इट शोज कि वहां का हैबिटेट काफी साफ है। फ्लैगशिप स्पीशीज का मीनिंग क्या होता है? देखो कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनको हम एज एन एम्बेसडर ट्रीट करते हैं। एम्बेसडर मतलब कि सोसाइटी का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने बंगाल टाइगर देखा है, आपने एशियन एलिफेंट देखा है, तो ये क्या है? ये एक तरह की फ्लैगशिप स्पीशीज है। इनको हम एज एन एम्बेसडर प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ बाकी लोग इसको देख के अकॉर्डिंगली हम कंजर्वेशन एफर्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी एरिया की सबसे मेन स्पीशीज होना जो कि बाकी ओवरऑल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के अंदर हेल्प करे, वही फ्लैगशिप स्पीशीज यहाँ पे कहलाती हैं। तो ये इसके अंदर ओरिजिनेटर भी एक तरह की फ्लैगशिप स्पीशीज हम मान सकते हैं। हैबिटेट इनका लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, इनके अंदर देखने को मिलता है। रॉकी कोस्ट कोस्ट भी हो सकते हैं, बताया ना अभी सेमी एक्वेटिक, तो वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। इनका एक चीज नोटिस करना, इनकी देखो बॉडी थोड़ी नीचे है पर आंखें ऊपर है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो कुछ टाइम तो इनको पानी में रहना ना, सेमी एक्वेटिक, तो पानी के अंदर रहकर भी इनकी आंखें ऊपर रहे, तो देख पाए कि नीचे क्या है ऊपर क्या है, सारी चीजें, ठीक है ना। बाकी बॉडी नीचे होगी और सर इनका ऊपर होगा, तो वो देख पाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से है। एंड साथ में ही देखने की, सुनने की और सूंघने की इनकी जो शक्ति है वो काफी अच्छी होती है। आपको यूरोप, एशिया यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और इसके साथ ही साथ ईस्टर्न रशिया, चाइना, यहाँ पर हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी नॉर्थ अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, वहां पर भी डेफिनेटली आपको ये मिल जाते हैं। इनके बात करें अगर आईयूसीएन स्टेटस की, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। बाकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में देखने को मिल जाएंगे, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। थ्रेट क्या है सर इसके रिगार्डिंग? देखो डेफिनेटली पोल्यूशन पहले तो देखा ही है कि अगर गंदा पानी होगा तो नहीं सस्टेन करेंगे वहां पे। बाकी पोचिंग हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, इनको मार दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी एक्सीडेंट के अंदर ट्रैप हो गया, रोड के अंदर मतलब डेथ हो गई इनकी, इस तरह की सिचुएशन भी इसके लिए थ्रेट बन जाती हैं।
अब भाई डिस्कस किया ना एक नीरू रिवर, वहां पे हमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो नीरू रिवर क्या है, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है, और क्या बनता है सर, इंडस रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज जो है कौन सी सर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ चिनाब की, रावी, जेलम हो गया, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, इन सभी का मैं आपसे चाहता हूँ नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर चाहता हूँ। समझ गए हो, कल मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है ना, कि नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर इनका क्या है, इन डिफरेंट का जो ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर बात करें थोड़ी नीरू रिवर की ही, और तो आपको देखने को मिलेगा कि सोनाबेन ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां से ओरिजिनेट होती है एंड फिर ये ड्रेन कर जाती है चिनाब के अंदर एट द पुल डोडा इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, इसको हडर या हुड के नाम से भी जाना जाता है लोकली, ठीक है, क्यों एक तरह से। एंड साथ में यहाँ पे अलग अलग और ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर ऐड होती रहती हैं, तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि और सेटलमेंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होती रहती हैं। एक पर्टिकुलर टेम्पल दैट इज गुप्त गंगा टेम्पल भद्रवाह का भी आपको बैंक ऑफ द रिवर, इस रिवर के बैंक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो ये होगी बात यूरेशियन टोटर के रिगार्डिंग। अगला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप सभी ने ना नेटो वगैरह के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, पर शायद CSTO को इतना ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। एक्चुअल में क्या है ना, पिछले साल में हमें जो अर्मेनिया और अजरबैजान का डिस्प्यूट देखने को मिला है, तो उस वजह से जो CSTO है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ जाता है। और इसी के रिगार्डिंग अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जो CSTO है उसको काफी क्रिटिसाइज किया है कि आपने अच्छे से काम नहीं किया इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर आपको एक तो पहले रीजन पता होना चाहिए, नगोर्नो काराबाख, कोई आपसे पूछे ना ये रीजन किस वजह से न्यूज में है, तो अर्मेनिया और अजरबैजान का यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है कि किसका नगोर्नो काराबाख है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी कॉन्फ्लिक्ट पिछले सालों के अंदर हमें देखने को मिला है। तो बात करें अगर देखो CSTO की, तो CSTO में हमें आपको कितनी देखने को कंट्रीज मिलेगी, आपको 6 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हुआ क्या था आप जानते हो, देखो 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद 1992 में हमें क्या देखने को मिला है, एक ताशकंद पैक्ट देखने को मिला या ताशकंद ट्रीटी देखने को मिली, 15 मई 1992 को साइन हुई। तो ये उससे क्या आया, CSTO आया। अब सर यहाँ पे कंट्रीज कौन सी हैं, देखो ये कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये 6 कंट्रीज हैं, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। इनको याद कर लो अच्छे से। ध्यान क्या रखना है कि देखो इनका देखो लीडर ऑब्वियसली कौन होगा, एक तरह से रशिया ही इसका लीडर है, और ये न्यूज में क्यों था, अर्मेनिया की वजह से। अब जैसे नेटो में होता है ना, एक तरह से यहाँ पे कोशिश करी जाती है कि सब लोग एक तरह से साथ में ही हैं, ठीक है ना, कि सब लोग के एक के ऊपर अटैक हो गया तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि सबके ऊपर अटैक है। फिर अगर मान लो कोई अर्मेनिया के ऊपर अटैक करता है तो ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि सबके ऊपर अटैक है, तो वहां पर रशिया भी अर्मेनिया की प्रोटेक्शन करने के लिए आ जाएगा। पर अभी क्या हुआ, अर्मेनिया और अजरबैजान का जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, तो ये सब बीच में इन्वॉल्व नहीं हुए, इन्होंने बीच में डेफिनेटली मीडिएशन वगैरह करवाया, बट अदरवाइज ऐसा नहीं था कि अर्मेनिया के ऊपर अटैक हो गया तो रशिया अर्मेनिया को बचाने आ गया एंड इसने अजरबैजान को बाहर फेंक दिया, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो CSTO के इसी वजह से अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज किया। पर हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसके मेंबर्स कौन है वो हमने समझ लिए, एक ऑब्जर्वर भी हमें देखने को मिल जाएगा सर्बिया, और इसके हेडक्वार्टर्स हमें मॉस्को रशिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। UN जनरल असेंबली UNGA के अंदर इसका आपको ऑब्जर्वर स्टेटस देखने को मिल जाएगा। फोकस क्या है कि एक तरह से रीजनल सिक्योरिटी को हम इंक्रीज कर पाए, पीस हो गया, और एक तरह से कंट्रीज आपस में कलेक्टिव बेसिस के ऊपर काम करें, यही यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और देखो अगर आपने ना CSTO की मेंबरशिप ले ली, आप किसी भी और मिलिट्री अलायंस की मेंबरशिप नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नेटो की भी मेंबरशिप ले ली हो और CSTO की भी, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। और जैसा मैं आपको बता रहा था, जैसा नेटो के अंदर भी है कि अग्रेशन अगेंस्ट वन सिग्नेटरी इज परसीव्ड एज एग्रेशन अगेंस्ट ऑल। अगर एक के ऊपर अटैक हुआ इसका मतलब सबके ऊपर अटैक हुआ, तो यही यहाँ पर भी प्रिंसिपल हमें देखने को मिल जाता है। जो CSC है, कॉमन सिक्योरिटी सॉरी कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल, वो हाईएस्ट बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन की, और यहीं पे सारे हेड्स ऑफ मेंबर स्टेट हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ और भी यहाँ पे कंसल्टेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, जैसे CSTO परमानेंट काउंसिल हो गया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की काउंसिल हो गया, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर्स की काउंसिल हो गया, एंड सेक्रेटरीज की भी यहाँ पे आपको कमेटी देखने को मिल जाएगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो सुरेखा यादव है वो पहली एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट बनी है जो इसको ऑपरेट करेंगी, ठीक है, न्यूली इंट्रोड्यूस जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस। तो थोड़ा सा वंदे भारत के बारे में हम जान लेते हैं। देखो नॉर्मली ना आपको ट्रेन के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, इंजन देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एक तरह की क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, ये लिखा ना सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन, इसका मीनिंग यही होता है यहाँ पे। और इसमें आपको कोई लोकोमोटिव्स नहीं देखने को मिलेंगे, बेसिकली यहाँ पे कोई इंजन नहीं है। साथ में ही इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि हाई परफॉर्मेंस है काफी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन है,
दरअसल में होता क्या है कि यहाँ पर जितने भी आपको अलग अलग इसके जो डिफरेंट इसके पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पर एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो होता क्या है ना, इस डिस्ट्रीब्यूटेड पावर की वजह से इस पर्टिकुलर गाड़ी को जल्दी से क्या होता है, जल्दी से स्पीड पकड़ लेती है। हम बात करते हैं ना एक्सेलरेशन की, तो ज्यादा एक्सेलरेशन होता है इसका। और साथ ही साथ अगर इसको रुकना हो तो भी यहाँ पर क्या होता है कि तो भी अकॉर्डिंगली इसका जो फंक्शनिंग है वो काफी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि अगर टॉप स्पीड तक पहुंचना हो तो टॉप स्पीड तक पहुंचना इसके लिए कंपैरेटिवली इजी बन जाता है। साथ में इंडिजियसली डेवलप्ड है, ठीक है ना, कि एक तरह से पूरा यहाँ पे इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर हुई है। सेमी हाई स्पीड है, सेमी हाई स्पीड का मतलब कि ये मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर भी इसकी हो सकती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया लोकोमोटिव के बिना काम करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। एंड साथ में इसकी जो पहली सर्विस है वो हमें 2019 में देखने को मिली थी। इसको डिजाइन किया गया है बाय RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एंड साथ ही इसको मैन्युफैक्चर किया गया है बाय ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अभी डिस्कस किया था ना कि कैसे हमने ठीक है ना, कैसे हमने जो एक तरह से इसको इंडिजिनस की बात करी थी, तो डेफिनेटली मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ये आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ATL सारथी। सर ATL क्या है? ATL का मतलब है अटल टिंकरिंग लैब। ठीक है ना, ये लिखा ना ATL, अटल टिंकरिंग लैब। तो पहले तो आपको मैं थोड़ा टिंकरिंग के बारे में समझाता हूँ। देखो टिंकरिंग का जनरली हम बात करते हैं हम छेड़खानी से, पर छेड़खानी कई बार ना अच्छी भी होती है। कैसे अच्छी होती है? क्योंकि आप कुछ चीज को या साथ से थोड़ा ट्राई एंड मतलब टेस्ट करते हो, तो होता क्या है उससे कुछ ना कुछ नई इनोवेशन निकलती है, कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी निकलती है। तो देखो जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, कई बार ना उनके दिमाग में कुछ बहुत ही अलग अलग तरह के आइडियाज आते हैं। अगर खुद सोचो, उनके आइडियाज बहुत सारे अच्छे भी तो हो सकते हैं। अगर उन आइडियाज को हम उनको यूज करने दें, अगर उनको बोले कि हाँ यार आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली अपने माइंड्स का वो अच्छे से यूज करेंगे एंड कुछ नया क्रिएट करके आएंगे। उसी को एक तरह से चैनलाइज करने के लिए हमारे पास ATL है, अटल टिंकरिंग लैब्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चे हैं जैसे मान लो 12 साल के एज के हैं, तो उनको एक तरह से इनोवेशन का हम एक्सेस देंगे, ठीक है ना, ताकि इस डायरेक्शन में मूव कर पाए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, जिसको हम स्टेम बोलते हैं, उनको पढ़ाए जाएंगे। उनको एक तरह की फ्रीडम दिया जाएगा कि आप इनको यूज कीजिए, आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जो स्कूल्स हैं उनको यहाँ पर ना इस तरह की लैब्स बनाने के लिए एक तरह की फाइनेंशियल एड दी जा रही है 20 लाख की। यहाँ पर 10 लाख वो यूज करेंगे लैब को बनाने के लिए, और 10 लाख रुपया फिर उसको रन करने के लिए अगले 5 साल के लिए, ये ATL के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अब सर ATL तो चलो समझ आ गया, अडल्ट टिंकरिंग लैब। ये अडल्ट टिंकरिंग लैब सारथी क्या है? देखो ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है कि कैसे ATL के हम जो सिस्टम है उसको, इकोसिस्टम को थोड़ा और इंक्रीज कर पाए। समझ रहे हो? कि एक तरह की कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दे दी डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेक होल्डर है उनको, कि कैसे वो अटल टिंकरिंग लैब्स को अपने एरिया के अंदर अच्छे से यूज कर सकते हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमें टोटल 4 पिलर देखने को मिल जाएंगे। पहला एक हो गया माई ATL डैशबोर्ड, तो एक तरह का सेल्फ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड होगा जहाँ पे आपको सारा डेटा मिलता रहेगा। कंप्लायंस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको देखने को मिलेंगे। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, जो भी लोकल अथॉरिटीज है रेलिवेंट, उनके साथ काम किया जा सकता है। एंड लास्टली परफॉर्मेंस एनेबलमेंट मैट्रिक्स, ताकि स्कूल्स अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। ये सारी चीजें ATL सारथी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। कल मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था उसको एक बार मैं क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे मैंने आपको ये समझा ही दिया था, बट ठीक है फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था, जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनमें भी एक ऐसी कैटेगरी होती है जिनको हम बोलते हैं PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो काफी ज्यादा बैकवर्ड हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ना हमारे पास टोटल 4 क्राइटेरिया है। पहला क्या है, इनका जो टेक्नोलॉजी है दैट शुड बी प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है सर। दूसरा क्या था? दूसरा था कि इनकी लिटरेसी रेट काफी कम होती है, तो वेरी लो लेवल ऑफ लिटरेसी। तीसरा इनकी जो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन या तो इनकी स्टैग्नेंट कर रही हो या फिर डिक्लाइनिंग हो, मतलब या तो उतनी ही हो या फिर कम हो रही हो। चौथा है इकोनॉमिकली काफी ये बैकवर्ड होते हैं। तो ये 4 क्राइटेरिया के बेस के ऊपर हम पीवीटी जिसको क्लासिफाई करते हैं। सर इंडिया में कितने हैं? मैंने बताया था इंडिया में आपको 75 पीवीटी देखने को मिल जाएंगे। हाईएस्ट हमें देखने को मिलते हैं उड़ीसा के अंदर। टोटल 18 स्टेट्स और 1 यूटी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक यूटी कौन सी है सर इसमें? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो अगर देखो आपने थोड़ा सा भी इसका आइडिया रखा होता ना कि हाँ यार ये यहाँ पे ना 95 पीवीटी जिसने गलत बोल दिया, तो यहीं पर आप आंसर निकल आता। आप थर्ड को गलत करो एक बार, ठीक है, एंड यू हैव योर आंसर ऑप्शन नंबर C 1, 2 एंड 4।
बाकी देखो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बिल्कुल हम जानते हैं, 18 स्टेट्स एंड यूटी के बारे में हम जान लिया। और ये जो पर्टिकुलर ट्राइब्स हैं, अंडरस्टैंड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर एक्चुअल में यूपीएससी क्या चाहता था कि अगर आपको नहीं भी पता ना फोर्थ स्टेटमेंट, पर अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट पता है, आपको अपना आंसर मिल जाना चाहिए। मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आपको जो कोंडा रेड्डी ट्राइब्स हैं, ये आपको तेलंगाना के अंदर देखने को मिल जाएंगी, और जो इरुलार है ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी पीवीटी जिसके अंदर ही इंक्लूडेड है। बट पॉइंट एक्चुअल में ये नहीं था, क्योंकि 75 ट्राइब्स को तो याद रखना बहुत ही मुश्किल है, पर इतना जरूर पता होना चाहिए था कि 75 नंबर है, 95 नहीं है, और वो कर लेते, आंसर आपके सामने था। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आज के 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इन पांचों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो क्वेश्चन दिए थे उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूं। मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे क्या आरबीआई के द्वारा होता है? द आंसर इज फॉल्स। कल डिस्कस किया ना हमने एनएसओ के बारे में, एक्चुअली मैंने थोड़ा समझाया भी था कि पहले होता था एनएसएसओ, एक होता था सीएसओ, इनको कंबाइन करके हमने बना दिया क्या, एनएसओ, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मोस्पी की स्टैटिस्टिकल विंग है। तो ये जो एनएसओ था, ठीक है, इसने के द्वारा रिसेंटली रिलीज किया गया था मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, तो इस वजह से स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगी। पैराकीट का जानते हो, क्या पिजन्स के साथ लिंक था? नहीं सर, ये पैरट के साथ था, ठीक है ना। स्मॉल टू मीडियम साइज स्पीशीज ऑफ पैरट है पैराकीट, तो ये हो गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनाया है? द आंसर इज यस। इंडिया भूटान सैटेलाइट की जो एक्चुअली में थोड़ा सा ग्राउंड स्टेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इंडिया भूटान सैटेलाइट का जो ग्राउंड स्टेशन है, क्या वो श्री हरिकोटा के अंदर है? द आंसर इज फॉल्स, ये हमें देखने को मिलेगा थिम्पू के अंदर। लास्टली, थिप्पाकाडू जो एलिफेंट कैंप है, क्या आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा? द आंसर इज फॉल्स। हमने नोटिस किया था कि जो मुदुमुलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु के अंदर, यहां पर हमें देखने को मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश नहीं, आंसर इसका तमिलनाडु है, और मोयार रिवर के बैंक्स के ऊपर ये सिचुएटेड है। तो इस वजह से स्टेटमेंट, ये पांचवी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो आई होप आप अपना होमवर्क समझ गए होंगे। इन पांचों क्वेश्चंस को आपका आंसर देना है ट्रू फॉल्स का। एक जो स्टार्टिंग में मैंने राज्यसभा लोकसभा के ऊपर दिया वो बताना है, एंड जो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हो गया, एंड लास्टली जो सबसे पहले मैंने आपको होमवर्क दिया मैपिंग के परस्पेक्टिव से या प्रीवियस जैसे न्यूज के परस्पेक्टिव से, दैट वाज मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो इसको भी हम कल देखेंगे। इन सभी का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। साथ में ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सभी को आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।